फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर। ये अक्षांश इसके बारे में पढ़ेंगे, ये किस टाइप से हमारे लिए उपयोगी है और इनका क्या क्या कार्य होता है। जैसे हम सब जानते हैं जो अक्षांशीय रेखाएं होती है, जो लेटिट्यूड होती है, वो लेटिट्यूड किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी पर्टिकुलर एरिया की जानकारी देने में एक अहम भूमिका, एक सक्षम होती है, अहम भूमिका निभाती है। उसी प्रकार जो देशांतरीय रेखा होती है, जो देशांतरीय होती है लॉन्गिट्यूड, जो देशांतरीय रेखा समय निर्धारित करती है, तिथि निर्धारित उसी से ही हम करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसका क्या कार्य है और किस टाइप से हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, तो हम अगर अक्षांश या देशांतरीय का बात करें तो फिर पहले हम अक्षांश का लेंगे। किसका लेंगे? लेटिट्यूड। लेटिट्यूड ले अक्षांश का, बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं, मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड, तो पहले हम पढ़ेंगे लेटिट्यूड के बारे में। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ के हम सब जानते हैं ये इसके मध्य 0 डिग्री स्थित है। क्या है? 0 डिग्री रेखा। ठीक है, 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री को बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर भी बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं, और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या? भूमिका भूमध्य रेखा रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर एक डिवीजन करते कैसे? नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब दक्षिण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब क्या इक्वेटर को अगर दो अर्थ के बीचों बीच खींचे तो ये ऊपर वाली हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं इसे दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां से एक डिग्री अगर ऊपर जाएंगे, जैसे एक डिग्री ऊपर गया तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, इसी तरह ये कितने हो जाते हैं? ये टोटल जाके ये 90 डिग्री एक आता है, पॉइंट 90 डिग्री, जो 90 डिग्री बिंदु के समान है। क्या? देखो इक्वेटर ये जो अक्षांशीय रेखा है, फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री होगा, कि 2 डिग्री, 3, 4, 5, इसी तरह ये होते हुए 90 तक जाती है। ठीक है ना, यहां से स्टार्ट हुई तो ये 90 तक जाती है। और जहां जितनी बड़ी जो अक्षांशीय रेखा भूमध्य रेखा पे होती है, इक्वेटर पे होती है, जितनी इसकी लंबाई होती है उतनी लंबाई यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे जाने पे, पोलर पे जाने पे एक समान जो अक्षांशीय रेखा नहीं होती। यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन आता है अक्षांशीय रेखा का, जो लेटिट्यूड जो अक्षांशीय रेखा होती है, वो एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जो बिंदु के समान होती है, उसे बोलते हैं 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का जो रेखा होता है। ठीक है ना, इस टाइप से 90 रेखा ऊपर बन गई। इसी टाइप से हम देखें दक्षिण में, तो दक्षिण में भी ये 1-1 डिग्री पे डिस्टेंस होता है। इस टाइप से ये पूरा रेखा आती जाएगी और आने के साथ ये मिल जाएगी, टोटल आगे यहाँ बन जाएगी। एक समय ऐसा आएगा यहाँ पे भी जो 90 डिग्री यहाँ पे भी रेखा हो जाएगी। तो ये रेखा के बनने के बाद यहाँ से 90 आ रहा है, 90 रेखा आई, यहाँ से 90 रेखा आई, टोटल कितने रेखा हो गए? 90 180, और ये 0 डिग्री मिला के कितने हो गए? 181। इनको प्लस कर दिया तो 90 180 प्लस ये इक्वेटर वाली रेखा एक, तो टोटल हो गया 181। जो कौन सी रेखा होती है? 181 होती है ट्रॉपिक। कौन सा रेखा होती है? इक्वेटर, मतलब ये होती है अक्षांशीय रेखा। कौन सी? अक्षांशीय रेखा।
है ना। अब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी हमेशा समान रहती है। क्या है, जैसे ये अक्षांश, फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री आप देख रहे हो, 0 डिग्री से अगर हम 1 डिग्री ऊपर जाए तो ये 0 डिग्री से ये रेखा और ये रेखा के बीच की दूरी एक 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 मतलब 111 किलोमीटर होती है इसकी डिस्टेंस, समझ रहे। ये 111 किलोमीटर जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी होती है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर ये सवाल पूछ दिया जाता है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब हम जो ये तो हम जान ले कि 90 उत्तरी गोलार्ध में होते हैं और 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। इस टाइप से इनमें जो प्रमुख प्रमुख हमने जो रिसर्च के बाद जो प्रमुख प्रमुख रेखाएं मानी गई है वो जो है उनके बारे में आप डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के हम जानते हैं ये इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री पे इक्वेटर। ठीक है, अब इक्वेटर के हम सब जानते हैं कि इक्वेटर के अगर हम ऊपर जाए कितने डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर जाए, 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ जाए तो क्या हो जाता है, ये आ जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। कितना, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसको क्या बोलते हैं, कर्क, कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब ये आ गया, ये 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री साउथ, है ना। ये है, ये मकर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रॉपिक ऑफ मैक्रिकॉन, कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये हो गया। ये अब यहां देखो, ये समझ में आ रहा है, ये वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ये ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये वाले जितने भी एरिया आपको दिख रहे हैं ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। कौन से, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। कौन से, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र कहलाते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ पे सन की जो रेडिएशन पड़ती है वो हमेशा एक लंबवत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ये सन है ना, ये सन है, सन सन की जो रेडिएशन पड़ेगी हमेशा लंबवत पड़ेगी। ठीक है, लंबवत, एक 3 एरिया पे लंबवत पड़ेगी। मतलब एक ना एक दिन ऐसा होता है सन का, जो एक ना एक दिन ऐसा होता है, ये 3 रेखा में से किसी एक रेखा पे पर्टिकुलरली डायरेक्टली एक सन का रेडिएशन डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, इसकी वजह से ये यहाँ जो इसकी जो लंबवत है सब ये एक इन तीनों में से एक एक इक्वेटर पे एक ना एक दिन ऐसा आता है जो सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ती है, जिस कारण यहाँ पे इसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। मतलब जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ये वाले एरिया क्या बोलते हैं, उष्ण 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 कटिबंधीय क्षेत्र क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। ठीक है ना, ये वाले एरिया को, ये जो शायद 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं ये ट्रॉपिकल एरिया। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक और वृत्त है जो हमें इंपोर्टेंस देनी चाहिए, ये 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे एक और वृत्त है, और एक और है 66.5 डिग्री दक्षिण में एक है, और 66.5 डिग्री पे, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका वृत्त, आर्कटिक वृत्त। क्या, आर्कटिक वृत्त क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त, इसे बोलते हैं अंटार्कटिका वृत्त,
का वृत्त। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। ये आप ये वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ये तो हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ये वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ये वाले क्षेत्र आते हैं जैसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, मतलब ना ही यहाँ पे ज्यादा ठंडी और ना ही ज्यादा गर्मी। ये वाले क्षेत्र क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र। और ये वाले क्षेत्र आ जाते हैं, जो ये वाले क्षेत्र है इसको भी शीतोष्ण कटिबंधीय, क्या बोल देंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। सेम बोल। अब ये जो यहाँ पे जो क्षेत्र पाए जाते हैं, यहाँ पे शीत मरुस्थल, ये शीत क्षेत्र कहलाता है। जो शीत को पोलर शीत क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ठंडी रहती, बर्फ जमी रहती है यहाँ पे और यहाँ पे। और ऐसा क्यों होता है मैं उसका पढ़ूंगा। देखो एक ना एक, देखो ये सन है ना। अब इस सन में देखो कि एक ये तीनों एरिया, ये जो हमने जो एरिया माना, ये वाले एरिया पे, ये वाले एरिया, ये जो एरिया माना हमें ये तीन पे, तीनों में से देखो एक दिन आता है जो इन तीनों में से कि एक ना एक दिन शोध रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 21 जून का दिन आता है। 21 जून क्या होता है? 21 जून ऐसा मौसम है तो कर्क रेखा की जो किरणें होती है लंबवत यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे पड़ेगी और यहाँ से तिरछी होकर ऊपर तक जाएगी। ठीक है, 21 जून को। तो एक 21 जून को जब यहाँ पे पड़ी कर्क रेखा पे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, क्या कहाँ पे पड़ी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एरिया पे पड़ी यहाँ से, जिसका यहाँ की सूरज की रोशनी यहाँ पे, यहाँ से मतलब 37 डिग्री, यहाँ 37 डिग्री नॉर्थ से ये शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब क्षेत्र तक जाएगी, मतलब नॉर्थ पोल तक जाएगी, जिसका यहाँ और इसकी यहाँ से तिरछी यहाँ 66.5 डिग्री तक आएगी, है ना। और यहाँ नहीं आएगी, ये रोशनी यहाँ तक जा रही है। तो अभी कर्क रेखा पे, ये 21 जून का समय है, तो ये कर्क रेखा पे, जिसका ये इसकी 21 जून से कर्क रेखा पे लंबवत पड़ी है और तिरछी रोशनी यहाँ तक जा रही है, थोड़ी सी इधर से आ रही है भूमध्य रेखा के साइड और मकर रेखा तक आ रही है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो देखा जाए कि इस साइड का जितने भी क्षेत्र आ रहा है, ये वाले क्षेत्र एकदम मतलब सूरज की किरणें से छिपे हुए हैं। तो यहाँ पे जब ये ऐसा सिचुएशन आएगा कि 6 महीने का दिन, 6 महीने की दिन, 6 महीने की दिन पाई जाएगी, 6 मंथ की डे पाया जाएगा। 6 मंथ कौन सा एरिया पे? नॉर्थ पोल पे। जब नॉर्थ पोल पे जब सूर्य की किरणें 21 जून को होगी, जब उत्तरी कर्क रेखा पे लंबवत होगी, जब सन की रेडिएशन जब कर्क रेखा पे लंबवत होगी, तो ये क्षेत्र जो नॉर्थ पोल का जो होता है क्षेत्र, जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जो 90 डिग्री एंगल वाले के क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे 6 महीने तक के दिन पाए जाते हैं। ठीक है, 6 महीने तक के दिन, क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है। जब ये इस क्षेत्र का उत्तर, ये उत्तर में, जब ये दक्षिणायन होता है, जब ये दक्षिणायन होता है तो एक समय ऐसा आता है, और जब ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे 6 महीने के दिन है, तो 6 महीने की यहाँ पे रात हुई, 6 मंथ की रात होगी यहाँ पे। कौन सा? ये एरिया पे, क्योंकि यहाँ से अब इसको यहाँ आने में 6 महीने वक्त लग जाएगा। इस बार इस कर्क रेखा से मकर रेखा पे आने के लिए, देखो कर्क रेखा से मकर रेखा पे यहाँ से यहाँ आने में इसको 6 महीने का समय लगेगा, क्योंकि 3 महीने तो लगेगा। 21 जून से इसको लगेगा 21 मार्च से यहाँ पे इसको लगा था 21 जून से 23 सितंबर तक आने के लिए, इसको क्या समय लगेगा? ये समय लगेगा 3 महीने का समय लगा। और 23 सितंबर से 22 दिसंबर आने के लिए, 22 दिसंबर तक आने के लिए, ये जो मैं दिसंबर लिख रहा हूँ 22 दिसंबर, ये कैसा, ये जो है जो ये मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, मतलब सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है। ठीक है ना। और 23 सितंबर को एक दिन ऐसा आता है जो सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़ती है? यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया पड़ती है। 23 सितंबर 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन यहाँ पे जो सूर्य की किरणें जो इक्वेटर पर 0 डिग्री पर लंबवत पड़ती है। और ऐसा क्यों होता है? देखो, जब ऑटोमेटिकली जब ये सूर्य का उत्तरायण होगा, तो 21 मार्च एक ऐसा दिन आएगा जो
21 मार्च एक ऐसा दिन सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी जब सूर्य का दक्षिणायन होगा, जब मतलब ये उत्तरी रेखा कर्क रेखा से दक्षिण की ओर आएगी, मकर रेखा की ओर आएगी, तो जब यहाँ 21 जून से वापिस आती रहेगी दक्षिणायन की ओर आती रहेगी दक्षिण की तरफ, तो वो 23 सितंबर पार करेगी। तो कह सकते हैं एक साल में मतलब 2 दिन आ रहे हैं जो इसको मतलब पार करना पड़े, 2 दिन आ रहे हैं जो इक्वेटर पर लंबवत किरणें पड़ रही है। ठीक है, अब एक समय अब ये 23 सितंबर के बाद 22 दिसंबर में जब सूर्य की किरणें यहां से खसक करने के बाद यहाँ पे आ जाती है, कब यहाँ पे आती है, तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेगी, 23.5 डिग्री साउथ में पड़ेगी। कौन सी, 23.5 डिग्री साउथ में पड़ेगी, लंबवत 23.5 डिग्री साउथ में पड़ेगी। ठीक है ना, ये कौन सा समय होगा, 22 दिसंबर कहलाएगा। जब 22 दिसंबर वो ऐसा दिन होता है जब भारत के उत्तरी भारत में 22 दिसंबर एक ऐसा, ये जो 22 दिसंबर देख रहा है यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे गर्मी का मौसम होगा, तो उत्तर भारत में ठंडी का मौसम होगा। तो ये 22 दिसंबर में कहाँ आएगी, दक्षिणी गोलार्ध में आएगी, मकर रेखा पे, जिसका यहाँ पे गर्मी पाया जाएगा और यहाँ पे ठंडी पाया जाएगा। ये वाले क्षेत्र पे यहाँ पे लंबवत पड़ी हो तो इस क्षेत्र पे भी रोशनी जाएगी, इस यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमारे जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री पे एक झुकी हुई है, 23.5 डिग्री एंगल एक्सिस पे झुकी हुई है, अपने एक्सिस 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, तो ऐसे है ना। और अब ये इस टाइप से देख लो, ये ऐसे इक्वेटर, ये इक्वेटर मानते शायद ये मानते हैं 23.5 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से झुकी हुई है ये अपने एक्सिस पे। अब यहां से फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर, तो अब यहां से इसका क्या होगा, 1 2 3, तो ये ट्रॉपिकल एरिया हो गया, ये मकर, ये कर्क, तो 23.5 डिग्री एक्सिस पे झुकी हुई, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो रोशनी ना इसकी जब यहाँ पे मकर रेखा पे होगी तो यहाँ पे 6 महीने की रात होगी। ये वाले नॉर्थ हेमिस्फीयर में 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री जो एरिया पे जो 6 महीने की रात होगी, और यहाँ पे 6 महीने के दिन होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मतलब जब सूरज का दक्षिणायन होगा, दक्षिणायन होगा 21 सितंबर एक ऐसा दिन आता है, याद देखो 22 दिसंबर एक ऐसा दिन होता है जब दक्षिणी जो गोलार्ध में वो एक लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती है, जिसका ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड वगैरह हो गया, यहाँ पे गर्मी महसूस होती है। ठीक है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह में गर्मी महसूस होती है। अब उसी तरह जब सूरज की रोशनी उत्तरी गोलार्ध में चले गई, फॉर एग्जांपल ये कर्क रेखा पे पहुंच गई, तो ये वहां पे भारत में गर्मी बहुत महसूस होती है, भारत पाकिस्तान इसी टाइप से म्यांमार श्रीलंका वगैरह में गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होगी। ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ी 21 जून तक, बोलते 21 जून के सबसे मतलब ठंडी और सबसे लंबी दिन मानी जाती है। ठीक है, तो ये होती है इसका सिचुएशन। तो इसमें हम मुख्य रूप से 3 वृत्त के बारे में पढ़े, आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा, जो इक्वेटर के बारे में पढ़ा, मकर रेखा, और अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है ना, ये सूरज की किरणें अधिक से अधिक यहीं तक ही लंबवत होती है, मतलब यहीं तक तिरछी पड़ पाती है। उसके बाद ये वाला एरिया जो है ना एक अलग टाइप से दिखता है, जिसको हम देख पाते हैं। ठीक है, अब इतना के लिए अब आते हैं देशांतर पे। कौन सा, अब आते हैं देशांतरी रेखा पे। टोटल इनमें 180 लाइन होती है, जिनमें 190 एक साइड उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में होती है, और 90 जब दक्षिणी गोलार्ध में और 90 उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। एक होता है इक्वेटर, मिला के 181 हो जाता है। ठीक है, अब आता है देशांतरी रेखा। देशांतरी रेखा भी इंपॉर्टेंट है, क्या है ये देखते हैं। लॉन्गिट्यूड रेखा, ठीक, ये क्या है देशांतरी रेखा का अगर माने फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ, ये अर्थ, ठीक, ये अर्थ है, इसका फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेटर, थोड़ा लिख लेते हैं, हम तो देशांतर पढ़ेंगे। इक्वेटर, अब ये इक्वेटर है,
तो इसका भी तो हो गया, ये तो अक्षांश इक्वेटर, ये देशांतर माने जाते हैं, जो देशांतर है, जो 0 डिग्री देशांतरी हो जाते हैं, ये देशांतर है, ये देशांतर, ठीक है, ये देशांतरी रेखा, देशांतरी रेखा ये भी 0 डिग्री पे, 0 डिग्री, ठीक है। अब ये जो कि देशांतर पे, ये भी एक ही मतलब जो अपने अक्षांश से 111 किलोमीटर अंतर पाया जाता, और एक ही जो डिग्री के अंतर पर पाया जाता, एक एक डिग्री का डिस्टेंस होता था, तो एक से दूसरे का। ठीक है, जैसा ही बनाओ आप थोड़ा समझ जाएगा। ये देशांतर है, ये कौन सा, ये देशांतरी है, ये इक्वेटर इसकी। अब इसका क्या कार्य क्या होता है, देखो ये रेखाएं, देखो हम इससे पहले पढ़े थे अक्षांश, अक्षांशीय रेखाएं जो होती है वो कभी आपस में नहीं मिलती, लेकिन देशांतरी, देखो ये अर्थ है, तो अर्थ एक तरफ से गोली तो है, अगर हम देशांतरी रेखा यहाँ से खींच रहे हैं इक्वेटर से, तो इक्वेटर से पूरे गोल पृथ्वी को खींच रहे हैं, जिसका हम जो एक जैसे हम बोलते हैं ना, गोल पृथ्वी को अर्थ को खींच रहे हैं। तो हम जो ये जो गोलार्ध है, ये जो इक्वेटर से अक्षांश के बारे में पढ़े थे, अक्षांश मतलब एक दूसरे को टच नहीं करते एक दूसरे रेखा को, लेकिन ये देखा जाए जो देशांतरी रेखा है, जो लॉन्गिट्यूड है, ये अंत रूप से चाहे कितना भी छोड़ा हो इक्वेटर पे, वो लास्ट में जाके 0 डिग्री एंगल पे जाके टच ही करती है। तो इस टाइप से ये जो रेखा है, ये रेखा, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, जितने भी इस टाइप से 180 इधर होता है, 180 रेखा इधर होती है, और 180 इधर होती है, कितनी, 180 रेखा इधर होती है, ठीक है। ये 180 इधर होती है, 180 उधर होते हैं, और बीच में, ठीक है। अब ये इन दोनों के मध्य के बीच के जो ये होता है, एक एक डिग्री के डिस्टेंस पे होता है, लेकिन ये इक्वेटर पे जो होता है, ये भी इक्वेटर पे इसकी जो डिस्टेंस मानी जाती है इक्वेटर पे मानी जाती है 111.32 है, आई थिंक 32 किलोमीटर है इसकी, जो इसकी डिस्टेंस है, मतलब ये एक दूसरे के डिस्टेंस पे, और ये यहाँ पे ही सबसे ज्यादा चौड़े होते हैं। आप जितना ही आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल, मतलब जितना आप ऊपर उत्तर नॉर्थ की साइड जाएंगे, 0 डिग्री इसके एंगल पे जाएंगे, तो ये आपस में जुड़ती जाएगी और एरिया भी कमता चला जाएगा, मतलब एक समय ऐसा आएगा जो इन दोनों जो रेखा है दोनों आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये देखते हैं कि जब इक्वेटर पे आता है तो इनकी एरिया ज्यादा हो जाती है, और इक्वेटर से जितना ही दूर जाती है इनकी एरिया कम होती जाती है। तो और ये 180 इधर है, 180, तो टोटल कितना हो गया, टोटल ये रेखा है 380, 360, 360 रेखा टोटल, दोनों मिलाकर 360। तो अक्षांशीय रेखा कितनी थी, अक्षांशीय रेखा थी 90 नॉर्थ हेमिस्फीयर में थी, और जो 90 थी साउथ हेमिस्फीयर में, टोटल मिला के 180 था। अब इसमें था 180, जो एक और बताना भूल गए, ये क्या, कौन सा गोलार्ध है, ये है पश्चिमी देशांतर, यमोत्तर, यमनोत्तर, है ना। ये है पूर्वी, ये पूर्वी यमनोत्तर, ठीक है, समझ में आ रहा। तो ये जो दिख रहा है ये पूर्वी है, ये पश्चिमी, हम बोलते हैं ना भारत कौन सा एरिया में स्थित है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्थित है भारत, इस टाइप से। ये इक्वेटर पे नहीं टच कर दिया, भारत मैंने गलत बना दिया, भारत यहाँ पे स्थित है, इस टाइप से जैसे भी बन जाए। जो भी है भारत यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना 180 इधर, 180 इधर, तो 360 टोटल। अब देखते हैं जो इसकी क्या कार्य होती है, ये देखो 180 जो 0 डिग्री दिख रही है इक्वेटर, और ये सीधा जब रेखा जो इसी पार करके जब उस साइड जाती है, तो यही 0 डिग्री रेखा 180 बन जाती है, ठीक है। हम देखते हैं आगे में, इसमें देखते हैं थोड़ा इस टाइप से कौन लाइन बनाते हैं,
ठीक है। अब जैसे बना है ठीक है। अब यहाँ से एक और रेखा गुजरती है जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, 0 डिग्री है। और यहाँ से इस टाइप से आके एक रेखा मिलती है, इस टाइप से मिलती है, एक इस साइड से आके मिलती है, एक इस साइड से आके मिलती है, एक ऐसे मिलती है, ठीक है। एक रेखा सीधा जाती है, ठीक है। स्टेप से देखा जाए तो एक पूरा एक मतलब जो इसमें अक्षांशीय देशांतर मिला के एक रेखा बन गई, ठीक है। तो ये जो रेखा है ये एक आपको मिलेगा यहाँ पे 0 डिग्री, ये 0 डिग्री रेखा है। और यही रेखा जो ऊपर गई है ये हो गई 180 डिग्री, ये है 180 डिग्री रेखा, ठीक है। जब ये आप इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट करते जाओगे तो इधर से भी 180 मिलेगा और इधर से भी जाओगे 1 2 3 4 जो पश्चिमी गोलार्ध में, तो पश्चिमी जो देशांतर में और पूर्वी देशांतर में जाओगे, इस टाइप से भी आपको एक तरफ से गोल अगर करा जाए तो आपको यहाँ पे भी 179 दिखेगा और यहाँ भी 179 दिखेगा। मतलब जब गोल कर देते 180 जो डिग्री रेखा है वो एक ही रेखा है ना, तो 180 जो डिग्री रेखा है वो एक ही है। तो दोनों को इधर से जाओ काउंट कर दे, इधर से जाओ, आपको एक ही दिखेगा, ठीक है। अब देखते हैं 0 डिग्री जो रेखाएं हैं इसको क्या काम है और 180 डिग्री रेखा क्या काम है, ठीक है। योगदान, ठीक है। और ये 180 हो गया। अब 180 से अब 0 डिग्री जो 0 अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो देखो हमने देखा कि अक्षांशीय और देशांतरीय पूरा पढ़ लिए और एकदम विस्तार के साथ। अब पढ़ ये जो अक्षांशीय का क्या पढ़े, किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में आगे जानकारी लेना है अक्षांशीय से, मतलब किसी स्थान का ये कितना अक्षांश बेचते तो स्थान के वन से दिला देती है। और ये जो देशांतरीय रेखा क्या काम है, जो उस जगह मतलब जो जैसे इस अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा तिथि निर्धारित होती है तथा इस समय में तिथि योगदान में एक मुख्य योगदान, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि किसका किसका क्या काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। वेरी मच।